मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारी है। नई सरकार के गठन को लेकर सीएम नीतीश के आवास पर बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। वहीं निर्वाचन आयोग ने भी राज्यपाल को नवनिर्वाचित विधायकों की सूची सौंप दी है। प्रशासन ने गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार को नीतीश मंत्रिमंडल का आखिरी कैबिनेट होना है, यानी कि आज। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद नई सरकार शपथ ग्रहण की तारीख भी सामने आ गई है। 20 नवंबर को बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारी है। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के आने की संभावना है। साथ ही एनडीए के तमाम बड़े नेता भी इस समारोह में शामिल होंगे। वहीं नई सरकार के गठन को लेकर सीएम नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए नेताओं का लगातार जमावड़ा लगा है। मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। नई सरकार का फॉर्मूला तय हो रहा है। रविवार को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सहित कई बड़े नेताओं की सीएम आवास पर जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की। सभी नेताओं ने चुनाव में एनडीए की डबल सेंचुरी के लिए बधाई दी है। सीएम नीतीश आवास पर बैठकों का दौर जारी रहा। सम्राट चौधरी, ललन सिंह, संजय झा ने सीएम के साथ बैठक की, तो बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को भी सीएम हाउस बुलवाया गया। इतना बड़ा मैंडेट दिया है एनडीए को, और मुझे लगता है कि मैंडेट के साथ जवाबदेही भी है। सरकार जो अगले 5 साल बनेगी, और जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो में हम लोगों ने रिलीज किया था, उस मैनिफेस्टो में जो बात है, निश्चित रूप से सरकार की प्रायोरिटी है अगले 5 साल में ये काम पूरा करना। तो फिर किस लालू गठन हो जाएगा और क्या कुछ बातचीत चल रही है, जल्दी सब बात सामने आ जाएगा। बिल्कुल इधर देखिए, लास्ट पेस पे है सब कुछ, बातचीत चल रही है, और मुझे लगता है जल्दी ही सरकार के गठन का प्रक्रिया शुरू होगा। गांधी मैदान में प्रशासन शपथ ग्रहण की तैयारी में जुट गया है। गांधी मैदान में 17 नवंबर से 20 नवंबर तक के लिए लोगों के आने जाने पर रोक लगाई गई है। निर्वाचन आयोग ने भी राज्यपाल को नवनिर्वाचित विधायकों की सूची सौंप दी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सचिव और बिहार के सीईओ विनोद सिंह गुंजियाल, एडिशनल सीईओ ने राजभवन में राज्यपाल को सूची सौंपी है। माननीय राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने सूची सौंप दी है, और अभी जैसे कंप्लीट हो गई है प्रक्रिया। अब आगे संसदीय कार्य विभाग की तरफ से कार्यवाही जी आगे। देखिए, सूची सौंपी जा चुकी है ऑनरेबल गवर्नर को, और आचार संहिता उसके बाद। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद सबकी निगाहें नई सरकार की शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी है। अब बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई है। 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की भव्य तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि इस समारोह में पीएम मोदी को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेताओं के आने की भी संभावना है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, अमित कुमार और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 11:30 पर कैबिनेट की बैठक बुलाई है। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से विधानसभा भंग किए जाने की सिफारिश की जाएगी, और पूरे कैबिनेट का इस्तीफा मुख्यमंत्री लेकर के सीधे राजभवन जाएंगे, राज्यपाल से मिलेंगे और अपना इस्तीफा देंगे। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल का इस्तीफा होगा, और उसके बाद राज्य विधानसभा को भंग किए जाने की सिफारिश की जाएगी। राज्यपाल की ओर से इसे स्वीकार किया जाएगा, और इसके बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो 20 नवंबर को शपथ ग्रहण होना है, उसके पहले विधानसभा भंग करना है, और इसको लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नई सरकार गठन की प्रक्रिया की शुरुआत आज होगी। 11:30 पर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, और कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से विधानसभा भंग किए जाने की सिफारिश की जाएगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। मांझी ने कहा कि बिहार में नई सरकार के गठन पर कहा कि हमने कभी मंत्री पद मांगा नहीं है, जो मिलेगा उससे संतुष्ट रहेंगे।
नीतीश कुमार ही हमारे नेता होंगे और मुख्यमंत्री होंगे। मांझी ने बताया कि सीएम नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक आज करेंगे और उसके बाद राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। फिर विधायक दल की बैठक होगी। फिर नीतीश कुमार नई सरकार के गठन के लिए राज्यपाल के पास दावा पेश करेंगे। सरकार में कितने मंत्री बने हैं? क्योंकि पिछली बार 4 विधायक थे, 1 मंत्री पद मिला था। इस बार विधायक बढ़े हैं, स्ट्राइक रेट बढ़ा है। देखिए, आप हमारे बारे में, हमारी पार्टी के बारे में इतना बात जान लीजिए कि हम लोग मंत्रिमंडल में आने के लिए, मंत्री विभाग लेने के लिए कभी प्रेशर नहीं डाला है अपने संगठन पर। जो लोग दिया है उसी में हम लोग सब्र किया है। मंत्री पद के बारे में कभी नहीं बात करेंगे। हाँ, मुख्यमंत्री के बारे में बेबाक आज भी हम कहेंगे कि नीतीश कुमार ही हम लोगों का नेता होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। शपथ को लेकर क्या तैयारी है? कब शपथ जो है? बहुत ग्रैंड ओकेजन होगा और गांधी मैदान में होगा। बहुत सी तैयारियां चल रही है। ऐसे सोमवार को हमारे मुख्यमंत्री जी कैबिनेट की लास्ट बैठक करेंगे। उनका धन्यवाद प्रस्ताव पास होगा और उसके बाद वो राज्यपाल महोदय के यहाँ जाएंगे, जाकर के अपना इस्तीफा देंगे और उसके बाद आएंगे। लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक चलती रहेगी और उसमें फिर नेता पद का चुनाव होगा और नेता पद का चुनाव होने के बाद वो अपना सरकार गठन करने के लिए उसी दिन यानी सोमवार को ही राज्यपाल महोदय के यहाँ जाएंगे और राज्यपाल महोदय विद द कंसेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर डेट फिक्स करेंगे, उसी दिन वोट होगा। तो देखिए, बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने यह कहा है कि सरकार का गठन जल्द हो जाएगा। पीएम भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और एनडीए के सभी राज्यों के सीएम मौजूद रहेंगे। लोगों के बीच में निश्चित रूप से प्रधानमंत्री रहेंगे और मेरा जो अभी मानना है, मेरा जो अनुमान है, उसको मैं फाइनल नहीं कहूँगा कि पूरे देश के एनडीए के हमारे जितने मुख्यमंत्री भी हैं वो सभी इसमें शिरकत करेंगे। एक बड़ा मैसेज है राज्य के लिए और देश के लिए भी है। बिहार चुनाव में मिली जीत पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार काफी उत्साहित नजर आए। निशांत कुमार ने कहा, पापा ने 1 करोड़ रोजगार की बात की है, वो जरूर इसे पूरा करेंगे। इससे पहले भी रोजगार का वादा पूरा किया है। निशांत ने कहा कि जनता ने एनडीए पर विश्वास जताया है और इतनी बड़ी जीत दी है। पापा ने जनता के लिए काम किया है और आगे भी करेंगे। बिहार की जनता का देन है, सब आशीर्वाद है। पिताजी ने जो 20 साल मेहनत किया उसी का फल दिया है लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बिहार की जनता को कि फिर से उन्होंने पिताजी पे विश्वास किया और उन्हें जितवाया। मेरी पूरी उम्मीद रहेगी कि पापा इस विश्वास पे खरा उतरे और जो पहले विकास किया उसको जारी रखें। महिलाओं ने बढ़कर जो वोट डाला है, नीतीश कुमार पापा ने भी बहुत कुछ किया महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए भी कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं कि नौकरी मिलेगी ना इस बार सरकार में? नौकरी मिलेगी ना सरकार में इस बार? तो वादा किया है, पहले भी वादा किया, पूरा किया, इस बार भी करेंगे। हाँ, इस बार कहा है पिताजी ने कि 1 करोड़ पिछले बार भी वादा किया था, पूरा किया था। देखिए, पटना से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आरजेडी की हार की समीक्षा करेंगे तेजस्वी यादव। तो आरजेडी के विधायक और उम्मीदवारों के साथ उन्होंने बैठक बुलाई है क्योंकि इस बार विधानसभा में आरजेडी की बुरी हार हुई है और इसी को लेकर के अब तेजस्वी यादव समीक्षा करने वाले हैं। आज तेजस्वी यादव ने बैठक बुलाई है। तेजस्वी यादव के आवास पर पोलो रोड पर यह बैठक होगी, जिसमें नव निर्वाचित विधायकों के साथ सभी उम्मीदवारों के साथ ये चर्चा होगी और संगठन से जुड़े मुद्दों पर भी मंथन किया जाएगा। तो हार की समीक्षा तेजस्वी यादव आज करने वाले हैं। तेजस्वी यादव के आवास पर यह बैठक होने वाली है। सभी उम्मीदवारों के साथ ये चर्चा की जाएगी कि आखिर किस वजह से हार हुई है और ये करारी हार हुई है और इतने कम सीट आने की क्या क्या वजहें हो सकती है, कहां आरजेडी और महागठबंधन चूक गई, इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा होगी। आरजेडी के लिए एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव वोटर हमेशा से वोट करते आए हैं, लेकिन 2025 के चुनावी नतीजे आने के बाद यह साफ हो गया है कि सीमांचल के मुसलमानों को आरजेडी से ज्यादा हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी पर ज्यादा भरोसा है। ये रिपोर्ट। बिहार में आरजेडी का मुस्लिम यादव समीकरण पूरी तरह से फेल रहा। खासकर सीमांचल में जहां मुस्लिम वोटरों की आबादी काफी ज्यादा है, वहां असदुद्दीन की एआईएमआईएम ने 2020 का प्रदर्शन दोहराते हुए 5 सीट जीत लिया।
जो ये साबित करता है कि सीमांचल के मुसलमानों ने तेजस्वी की जगह असदुद्दीन ओवैसी को अपना नेता मान लिया है। जो एमवाई समीकरण की बात राजद करते थे वह इस बार टूट चुका है और एआईएम ने उस सीट पर कब्जा कर लिया है। लिहाजा 5 सीट सीमांचल में एआईएम को मिली है और मात्र 1 सीट राजद के खाते में गई है। चुनाव प्रचार के दौरान ओवैसी ने मंच से कई बार आरजेडी पर मुसलमानों के अपमान का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा था कि आरजेडी मुसलमान सिर्फ दरी नहीं बिछाएगा, नेतृत्व करेगा। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो बताओ मेरे अमूर की जनता, क्या अब्दुल्लाह का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बताओ क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता बिहार का? एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद सभी को साथ लेकर चलते थे, जबकि तेजस्वी यादव मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। मैं कह रहा हूँ लालू जी अगर होते तो समेट कर चलते। मैंने अक्सर कहा है लालू जी के राजद में और तेजस्वी जी के राजद में जमीन और आसमान का फर्क है। वो माई समीकरण को लेकर चलते थे। ये A to Z के नेता हैं, ये बड़े विद्वान नेता हैं। करारी हार के बाद कांग्रेस ने भी माना है कि एआईएमआईएम की वजह से महागठबंधन को नुकसान हुआ है। ओबीसी को तो पूरे बिहार में कहीं जगह नहीं मिलता है, कोसी और सीमांचल उनका जगह है और पहले भी था, आज भी है। उससे मेरा कोई फर्क नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। तब कुछ जगहों पर तो हानियां तो करते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पिछली बार आरजेडी ने एआईएमआईएम के 4 विधायकों को तोड़ दिया था, जिसका जवाब यहां के मुसलमानों ने इस बार दिया है। साथ ही आरजेडी की हार के लिए नीतीश और मोदी के विकास योजनाओं को भी दे दिया है। पूर्णिया से न्यूज़ 18 के लिए कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। देखिए, सीमांचल में महागठबंधन की हार पर अब नेता से लेकर के आम लोग चर्चा में जुटे हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषण में एआईएमआईएम के बढ़ते प्रभाव को बड़ा फैक्टर बताया गया है। महागठबंधन की हार के बारे में आखिर सीमांचल के लोग किसे बड़ा फैक्टर मान रहे हैं, यही जानने की कोशिश की है न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा ने। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में एनडीए के सुनामी के बाद अब हार जीत के वजह पर चर्चा शुरू हो गया है और इस बीच जो सीमांचल के 24 सीट, इसमें एआईएमआईएम 5 सीट जीत के रहा और कई सीट में हार जीत की वजह बने। कुछ लोग हमारे साथ हैं, जरा बात कर लेते हैं कि सीमांचल में एआईएमआईएम कितना बड़ा फैक्टर हो गया और कहाँ चूक हो गया। मानो क्या लगता है आपको? ये महागठबंधन में सबसे बड़ा चूक ये हो गया कि एमआईएम को लेना ही चाहिए था। तेजस्वी प्रसाद से यहाँ पे भूल हुई है। अगर वो 6 सीट दिए होते तो आज समीकरण कुछ और होता। बिहार कब किस करवट अपनी राजनीति बदलती है शायद उसको अभी एहसास होता होगा और एमआईएम का क्या मजबूती है वो शायद समझ में आ गया हो कि कांग्रेस एक जो राष्ट्रीय पार्टी है, हम उसके बराबर सीट जीत चुके थे। अभी 389 वोट से हमने 1 सीट खो दिया है। वो डिप्टी सीएम तक का दावा करके वो जो डिमांड मनवाए अपना महागठबंधन में कि डिप्टी सीएम हम बनेंगे, तो ये तो एक भी सीट नहीं आया और इधर नुकसान भी हुआ। हार का कहीं ना कहीं कारण भी बना। त्रिकोणीय जब लड़ाई हुई तो इसमें ऑटोमेटिक है कि हार होना है। कुल मिलाकर जो बातें सामने आ रही है, वीआईपी को 12 सीट देना और एआईएमआईएम को नज़रअंदाज करना, कुल मिलाकर महागठबंधन के लिए अगर सीमांचल के इलाके से अगर तस्वीर देखें वो भारी पड़ गया। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। दिल्ली में लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से अपनी पीड़ा बताई। रोहिणी आचार्य ने कहा कि मेरे ऊपर चप्पल चलाया गया, मेरे माता पिता, मेरी बहन मेरे लिए रो रही थी। भगवान ना करे आप लोगों के घर में मेरी जैसी बहन बेटी पैदा हो। रोहिणी ने सवाल करते हुए कहा कि सारा बलिदान बेटी पे। रोहिणी ने मीडिया कर्मियों से कहा, आप ये बात तेजस्वी यादव से पूछिए, किसके शह पर हुआ उनसे पूछिए, संजय यादव और रमेश से पूछिए। रोहिणी ने कहा, भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि इस तरह के माता पिता मिले। बेटी जब सवाल पूछे तो कहा जाए कि ससुराल में जाओ तुम्हारी शादी हो गई है। मेरी सास भी कल से रो रही है, ये सब तमाशा देखकर उनको मेरी चिंता हो रही है, इसलिए बुलाया है। मैं अपनी सास के पास जा रही हूँ।
जी क्या बोलना आपने जो ट्वीट किया उसमें कहा गया है परिवार चप्पल चलाया गया, गालियां दी गई, आप अभी दुखी हैं। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया, चप्पल चलाने की बात आपने कही। अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। रोहिणी किस बात पर ये खफा हुए, क्या हुआ, कुछ बताएंगे? रोहिणी जी चप्पल किसने चलाया? रोहिणी जी चप्पल किसने चलाया था? रोहिणी जी आप आराम से बात आप ये बात जाकर किसने आपके साथ ये बर्ताव किया? आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका? पिताजी मेरे साथ हमेशा। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी। और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी आप बहुत ज्यादा रोई हैं। आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया चप्पल फेंकने मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ हैं। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? कदम आपका क्या होगा? जिससे हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय कैमरा तो पीछे कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं। बॉम्बे घर है, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। अब देखिए, इस पूरे वाकया को लेकर के बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक का पोस्ट सामने आया है। उन्होंने रोहिणी आचार्य को लेकर के पोस्ट किया है। क्या लालू जी और राबड़ी देवी को कैद कर लिया गया है? क्या लालू राबड़ी की जान पे खतरा है? रोहिणी जी को एक FIR करवानी चाहिए। ये डॉक्टर अजय आलोक का पोस्ट एक्स पर जो किया उन्होंने, वो हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। साथ ही उन्होंने तेज प्रताप के बारे में भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि तेज प्रताप भी रहे, मीसा भारती क्यों चुप है? ये तमाम सवाल वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो डॉक्टर अजय आलोक उन्होंने ये पोस्ट किया है। बीजेपी प्रवक्ता है डॉक्टर अजय आलोक, जिन्होंने रोहिणी आचार्य को लेकर के पोस्ट किया। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस